बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम कहानी। प्लीज़ नावल को लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं नावल की तरफ। फेज़ के वहाँ आते ही आरबी गुस्से से धड़ा था। बॉस, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे आदमी पुलिस भी अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है। अभी तक वो दोनों इस वादी में ही हैं, वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फेज़ ने घबराते हुए कहा था। दोनों? आरपी ने एक अब्रू उचकाकर सवाल किया था। जी जी बॉस, कोई वजदान खान है उस लड़की के साथ, शौहर है शायद उसका। धड़म। आरपी ने बहुत ज़ोर से अपने सामने मौजूद शीशे मेज़ को टांग मारकर फेंक दिया। फेस जैसा मजबूत मर्द भी कांप कर रह गया था। फेस, मेरी जर्श मुझे वापस चाहिए किसी भी हाल में, वरना तुम सबके टुकड़े कर दूंगा इस शीशे की तरह। आरबी ने दांत पीसते हुए फर्श की तरफ इशारा किया। उसकी बुरी आंखों में बला की वहशत तारी हो गई थी। और मुझे उस वजदान खान के बारे में सब जानना है, छोटी से छोटी बात भी। इस खान को मैंने हल्के में लेकर गलती की है, कोई आम इंसान नहीं है वो। पता लगाओ उसका। फेज़। आरबी की बात पर फेज़ ने कांपते हुए हाँ में सर हिलाया था। जी जी बॉस। फेज़ इतना कहकर वहाँ से जा चुका था, लेकिन आरबी अभी तक वहीं बैठा वजदान के बारे में सोच रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया वजदान खान, मेरी जर्श को मुझसे छीन कर उसे छूकर तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, बहुत बड़ी सज़ा। आरबी ने गुस्से से कहते हुए अपने हाथ में पकड़ा गिलास ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया था। शायान सुबह सुबह ही 7 के बताए हुए होटल पर पहुंच चुका था। उसके साथ अली और दावर सिपाही मौजूद थे। साथ ने उसे तमाम बात बताई, जिसे शायान ने काफ़ी संजीदगी से सुना था। शायान, अब साथ काफ़ी परेशान था। तुम फिक्र मत करो साथ, अगर वजदान ने कहा है वो वहाँ पहुँचेगा तो ऐसा ही होगा। वजदान पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा यकीन है, और रही जर्श की बात तो वजदान से ज़्यादा महफूज वो किसी के पास भी नहीं है, शायान ने काफ़ी यकीन से कहा था। तो फिर हमें क्या करना होगा? साथ ने सवाल किया। फ़िलहाल तो उस लड़की को यहाँ से निकालो जो दरवाज़े के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रही है, शायान ने गुस्से से कहा। शायान का संजीदा दुराब वाला रूप कभी कभार ही सामने आता था। मैं क्यों जाऊँ भला यहाँ से? इशाल खुद ही दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर आई और अपनी कमर पर हाथ रखकर शायान को घूरने लगी थी। क्योंकि तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, और उल्टा तुम हमारे लिए मुश्किल में इजाफा ही करोगी। इशाल मुँह खोले शायान को देख रही थी। कैप्टन अली, आप खुद इस लड़की को साथ लेकर जाएं और इसे मखसूस जगह पर पहुंच जाएं। इशाल को बोलने का मौका दिए बगैर ही शायान ने अली से कहा तो वो यस सर के साथ इशाल के करीब हुआ। मैं यहाँ से नहीं जा रही कहीं भी, इशाल ने काफ़ी गुस्से से शायान के सामने आकर कहा। तो शायान ने बहुत ख़तरनाक सुनहरी आंखों से उसे घूरा। न जाने इन आंखों में ऐसा क्या था कि एक पल के लिए इशाल जैसी बहादुर लड़की भी कांप कर रह गई। तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है, और शराफत से बात मानो, वरना तुम्हें बेहोश करके भी वहाँ पहुँचाया जा सकता है। शायान अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया था तो इशाल मुँह बसोर कर साथ को देखने लगी। एजेंट जी, वो सही कह रहा है इशाल, बात मानो, साथ ने भी सख्ती से कहा। तो इशाल अपना पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। साथ ने मुस्कुराकर अली से कहा, जो अभी भी सकते के आलम में इस दरवाज़े को देख रहा था जहाँ से इशाल गई थी। सुबह से शाम होने को थी, सारा दिन चल चल कर जर्श का बुरा हाल हो चुका था। अब तो उसे यकीन हो गया था वो दोनों गुम हो गए हैं और इसी बर्फ़ में अब उनकी कब्र बनेगी। उसके पास खाना और पानी तो था, लेकिन वो पानी भी इस कदर ठंडा हो चुका था कि उसका एक घूंट लेना भी मुश्किल था। अचानक ही चलते चलते जर्श के पाँव एक गहरी जगह पर जाकर बहुत सख्ती से मुड़ा। एक सिसकी नूर के मुंह से निकली थी। वजदान की नज़र उसके पैर पर पड़ी, जो गर्म जूतों में ही काफ़ी बुरी तरह से मुड़ा हुआ लग रहा था। वजदान ने एक गहरा सांस लिया। पहले ही वो लोग उनके पीछे पड़े थे और अब इस सब में एक नया मसला खड़ा हो गया था। वजदान ने आगे बढ़कर जर्श को अपनी बाहों में उठा लिया और चलने लगा। जर्श रोते हुए उसके सीने में छुप रही थी। जर्श को पक्का यकीन था कि उसका पाँव टूट चुका है। चुप हो जाओ नूर, अभी ठीक हो जाएगा। उसके साथ जर्श ज़मीन पर बैठी थी। वजदान परेशानी से जर्श के पास आया। वजदान ने
उसे काफ़ी नरमी से दिलासा दिया, लेकिन जश अपने पैर में उठने वाले बेतहाशा दर्द के सामने कहाँ कुछ और महसूस कर सकती थी। अचानक चलते हुए वजदान की नज़र एक छोटे से तालाब पर पड़ी तो वजदान गहरा सांस लेकर उस तरफ चल दिया। वो जानता था ये तरीका जश के लिए बहुत दर्दनाक साबित होगा, मगर उसके पास अब कोई और चारा भी नहीं था। वजदान ने एक जगह जश को बिठाया और ख़ुद भी इस तालाब के पास आकर मखसूस जगह से बर्फ़ तोड़ने लगा, जो कि कच्ची होने की वजह से बआसानी टूट भी गई थी। वजदान ने आगे बढ़कर जश के पाँव से शूज़ और जुराब उतारी और उसके गुलाबी छोटे से पाँव का मुआयना करने लगा। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मुड़ा, बल्कि तुम देखना एक पल में ठीक हो जाएगा, वजदान ने नरमी से कहते हुए उसका पाँव पानी की तरफ बढ़ाना चाहा तो जश ने फ़ौरन अपना पाँव वापस खींच लिया और इस झटके से उठने वाले दर्द पर सिसक कर रोने लगी। नूर, तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? वजदान के सवाल पर जश ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो, फिर मुंह बनाकर इस बात में सर हिला दिया। तो फिर रात को मेरे साथ इतना चिपक कर क्यों सो रही थी? कितनी ही बार तुम्हें ख़ुद से दूर किया मैंने, लेकिन तुम मुझसे ऐसे चिपक रही थी। वजदान ने नरमी से उसका पैर पकड़कर कहा तो जश और ज़ोर से इनकार में सर हिलाने लगी। उसे तो कल रात के बारे में बस इतना ही याद था। वह बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से वजदान की जैकेट में मुंह देकर इतना सोचते ही जश ने शर्माकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। और ये तो कुछ भी नहीं जान, तुमने तो मुझे किस भी किया था। नहीं, झूठ, सरासर झूठ, ऐसा तो कुछ भी नहीं। याद, जश ने कहा। जश ने फ़ौरन हाथ हटाकर वजदान के चेहरे को देखा, जो ख़ुद भी दिलचस्पी से उसे देखने में मसरूफ़ था। यहाँ पर वजदान ने अपने सीने की तरफ इशारा किया तो जश ज़ोर ज़ोर से इनकार में सर हिलाने लगी। अपनी हरकतों के बारे में वो इस कदर परेशान हो गई थी कि उसे तो ये भी महसूस नहीं हुआ था कि उसका पाँव वजदान ने काफ़ी देर से ठंडे पानी में रखा हुआ था। फिर यहाँ पर वजदान ने अपने गाल पर उंगली रखी और फिर यहाँ पर वजदान ने उंगली अपने होंठों पर रखी तो जश फ़ौरन ही ज़ोर ज़ोर से इनकार में सर हिलाने लगी थी, मगर तभी वजदान ने उसके पाँव को पानी में से बाहर निकालकर एक झटके से सीधा किया तो जश सिसक कर उसके सीने से लग गई। आप बहुत बुरे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, कभी भी बात नहीं करूँगी आपसे। जश ने ये अल्फाज रोते हुए अपने जहन में कहे थे, लेकिन उन्हें बोल नहीं पाई थी। वजदान ने उसे खुद से दूर करके उसकी जुराब तो वापस पहनाई ही थी, लेकिन अपने दोनों जुराबें भी उतार कर उसी पाँव में पहना दी थी। जश अब चलने के काबिल तो हो चुकी थी, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता और दर्द के साथ। वजदान इतना समझ गया था कि अब वो कल सुबह तक साथ की बताई हुई जगह पर पहुंच नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक और रात इसी सुनसान जगह पर गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगा। साथ को इस तरह बेबसी से इंतज़ार करना बहुत बुरा लग रहा था। वो चाह कर भी किसी तरह से वजदान की मदद नहीं कर पा रहा था और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या सोच रहे हो साद? शायान की आवाज़ पर साद ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और इनकार में सर हिलाने लगा। इशाल की वजह से परेशान मत हो साद, जहाँ मैंने उसे भेजा है वो बहुत मख्फी जगह है, सिकंदर वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। शायान को लगा था साद इशाल को लेकर परेशान है। मैं इस मामले में परेशान नहीं हूँ शायान, बस वजदान को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। साद के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो थोड़ा सा परेशान है। शायान ने उसके कंधे पर मजबूती से अपना हाथ रखा। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो साद, बहुत ज़्यादा अच्छे। दुआ है खुदा हर एक को तुम्हारे जैसा मुखलिस दोस्त दे, शायान ने मुस्कुराकर कहा। साद की दोस्ती का कर्ज तो शायान भी अभी तक उतार नहीं पाया था, मगर साद को ऐसा नहीं लगता था। शायान, मुझे लगता है वजदान ही सिकंदर है। साद की बात पर शायान ने हैरत से साद को देखा। आर यू श्योर? शायान ने हैरत से पूछा। नो कम्प्लीटली, लेकिन मुझे लगता है कि वो वही सिकंदर है। शायान भी साद की बात में सोच में पड़ गया था। अगर वो सच में सिकंदर हुआ तो क्या अंजाम होगा उसका? शायान, साद की बात पर शायान के चेहरे पर परेशानी आई थी। मौत तक काल कोठरी मुकद्दर है। सिकंदर ने बहुत बड़े बड़े लोगों की जान ली है। उसने साद और ऐसे बहुत से केस भी इस पर डाल दिए जाएंगे जो उसने किए भी नहीं। अपने मुल्क की सियासत से तो तुम वाकिफ़ ही हो। साद भी परेशानी से इस बात में सर हिला गया। खुदा ना करे ऐसा हो शायान, उम्मीद है कि ये मेरा वहम ही होगा। शायान ने भी हाँ में सर हिलाया। अब साद की तरह वो भी सोच में पड़ गया था। वजदान को काफ़ी देर रात
रुकने के लिए कोई ठिकाना नज़र नहीं आया था और इस सब पर जर्श के पाँव की वजह से उन्हें बार बार रुकना पड़ रहा था। उफ़क़ पर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी के साए भी छाने लगे थे। वजदान एक पत्थर पर बैठी हुई जर्श के करीब आया। चलो नूर, हमें बस थोड़ा सा दूर जाना है। वजदान के ऐसा कहने पर जर्श की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर वो सच में सिकंदर हुआ तो क्या अंजाम होगा उसका। शायान साथ की बात पर शायान के चेहरे पर परेशानी आई थी। मौत तक काल कोठरी मुकद्दर है सिकंदर ने बहुत बड़े बड़े लोगों की जान ली है और ऐसे बहुत से केस भी उस पर डाल दिए जाएंगे जो उसने किए ही नहीं। अपने मुल्क की सियासत से तो तुम वाकिफ़ ही हो। साद ने परेशानी से इस बात में सर हिलाया था। खुदा ना करे ऐसा हो शायान, उम्मीद है कि ये मेरा वहम ही होगा। शायान ने भी हाँ में सर हिलाया और अब साद की तरह वो भी सोच में पड़ गया था। वजदान को काफ़ी देर रात रुकने के लिए कोई ठिकाना नज़र नहीं आया था और इस सब पर जर्श के पाँव की वजह से उन्हें बार बार रुकना पड़ रहा था और उफ़क़ पर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी के साए भी छाने लगे थे। वजदान एक पत्थर पर बैठी हुई जर्श के करीब आया। चलो नूर, हमें बस थोड़ा सा दूर जाना है। वजदान के ऐसा कहने पर जर्श की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझसे नहीं चला जा रहा, आप मुझे यहीं पर छोड़ जाएं और ख़ुद यहाँ से चले जाएं। जर्श की बात पर वजदान ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा था। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना इस किस्म की बातें करने को। तुम फिर से शुरू हो गई। अब मैं सच में तुम्हारे हाथ बांध दूँगा। वजदान शरारत से जर्श के करीब होने लगा, लेकिन तभी एक गोली हवा की तरह वजदान के कान के पास से गुजरी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आई थी। शायद बंदूक पर साइलेंसर लगा हुआ था। जर्श घबराकर वहाँ से हटी। वजदान ने मुड़कर देखा तो उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो कि दोबारा से वजदान का निशाना बांध रहा था। उसने दूसरी गोली चलाई तो वजदान जल्दी से नीचे झुका और अपने जूते में छिपाए हुए चाकू को निकालकर इस आदमी पर इस तरह से फेंका कि वो सीधा उसके सीने में लगा। वजदान जानता था कि उनके बाकी साथी भी आसपास ही होंगे, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी कमर के पास छुपाई हुई पिस्टल निकाली और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगा। जर्श एक चोटी की ओट में खड़ी सारा मंजर देख रही थी। आंखें आंसुओं से जलने लगी थी। वही हुआ था जिसका डर था वजदान उसकी वजह से ख़ुद भी ख़तरे में फंस गया था। जर्श घबराकर वहाँ से हटी। वजदान ने मुड़कर देखा तो उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो कि दोबारा से वजदान का निशाना बना रहा था। उसने दूसरी गोली चलाई तो वजदान जल्दी से नीचे झुका और अपने जूते में छुपाए हुए चाकू को निकालकर इस आदमी पर इस तरह से फेंका कि वो सीधा उसके सीने में लगा। वजदान जानता था उनके बाकी साथी भी आसपास ही होंगे, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी कमर के पास छुपाई हुई पिस्टल निकाली और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने लगा। जर्श एक चोटी की ओट में खड़ी सारा मंजर देख रही थी। आंखें आंसुओं से जलने लगी थी। वही हुआ था जिसका डर था वजदान उसकी वजह से ख़ुद भी ख़तरे में फंस गया था। तभी एक आदमी के भागने की आवाज़ वजदान को सुनाई दी तो वजदान उस पर अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल से गोली चला दी, जिसकी आवाज़ ना होने के बराबर थी। वजदान की नज़र एक और आदमी पर पड़ी जो उसको देखकर एक चट्टान के पीछे छुप गया था और वहीं छुपे हुए ही उसने एक गोली वजदान पर चलाने के लिए बंदूक उठाई तो वहाँ सिर्फ जर्श खड़ी थी और उसे हर हाल में ज़िंदा पकड़ना था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई थी, तभी किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से दबोचा। और एक चाकू को मजबूती से उसके अकब में गाड़ दिया। इस शख्स को जब अपने बचाव में कुछ ना मिला, उसने बंदूक का रुख ऊपर की तरफ करके गोली चला दी। वजदान ने एक झटके से उसे छोड़कर जर्श को देखा जो अभी भी सहम कर इस चट्टान की ओट में खड़ी थी, लेकिन इस आदमी के गोली चलाने की वजह से जो शोर हुआ था उसकी वजह से इस चोटी पर मौजूद बर्फ़ खिसकने लगी थी। वजदान चिल्लाकर जर्श की तरफ भागने लगा, लेकिन तब तक बर्फ़ का वो ढेर जर्श पर गिर चुका था और उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि जर्श पूरी तरह से इसमें दफन हो गई। नूर, नूर! वजदान दीवाना वार जर्श को आवाज़ें देता अपने हाथों से इस बर्फ़ को हटा रहा था। उसे अपनी जान निकलते हुए महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर जर्श उसे ना मिली तो उसकी सांसें थम जाएंगी। काफ़ी देर की कोशिश के बाद वजदान को जर्श की चादर का कोना नज़र आया तो वजदान ने अपने काम में मज़ीद रफ्तार पैदा की। वो बस इतना जानता था अगर उसने अपनी नूर को खो दिया तो वो मर जाएगा। उसे किसी भी हाल में अपने जीने की इस वजह को ढूंढना था। तभी उसे जर्श का हाथ नज़र आया तो वजदान ने जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाला और उसके गाल थपथपाए। नूर, आंखें खोलो प्लीज़, उठ जाओ। वजदान की बेचैन भीगी हुई आवाज़
इन सुनसान बर्फीली वादियों में गूंज रही थी। जर्श का वजूद सर्दी की शिद्दत से बेहद सर्द हो चुका था। वजदान जानता था कि अगर जल्दी उसने जर्श को किसी गर्म जगह पर नहीं पहुंचाया तो वो उसे बचा नहीं पाएगा। वजदान ने जल्दी से जर्श को अपनी बाहों में उठाया और शुमाल की तरफ भागने लगा। जर्श तो आंखें भी नहीं खोल रही थी। ये शायद वजदान की खुशकिस्मती थी कि आधे घंटे के बाद उसे एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी लकड़ी और टन की झोंपड़ी नज़र आई थी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा नूर, कुछ भी नहीं। वजदान ने मजबूती से जर्श को अपने साथ लगाया और इस चोटी पर चढ़ने लगा। किसी वजूद को उठाकर यह काम करना तकरीबन नामुमकिन ही था, लेकिन वजदान के लिए वो झोंपड़ी डूबने वाले को तिनके के सहारे के बराबर थी। वजदान इस झोपड़ी के पास पहुंचा तो दरवाजे के पास बर्फ़ का ढेर और एक ताला उसको मुँह चढ़ा रहा था। वजदान ने जल्दी से जर्श को एक पत्थर के सहारे बिठाया और उसके बालों में मौजूद पिन को निकालकर दरवाजे की तरफ चल दिया। ताला तोड़ना बहुत बारीकी का काम होता है और वजदान के खौफ से कांपते हुए हाथों ने इसे मज़ीद मुश्किल बना दिया। वो शख्स आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा सही मायनों में डरा था। ताला टूटने के बाद वजदान ने जल्दी से दरवाजे में मौजूद बर्फ़ को हटाया और जर्श को अपने बाहों में थाम कर अंदर चल दिया। झोंपड़ी में सिर्फ एक बेड, 3 कुर्सियाँ, एक कोने में छोटा सा वाशरूम और दूसरे कोने में एक किचन नुमा जगह बनाई गई थी। वजदान ने जल्दी से जर्श को बेड पर लिटाया। नूर, और प्लीज़ उठो, नूर प्लीज़ उठो, आंखें खोलो अपनी। वजदान बेचैनी से कभी उसके पैर सहलाता तो कभी हाथ। जर्श का लिबास भी बर्फ़ में धंसने की वजह से भीग चुका था। वजदान ने परेशानी से पहले जर्श का कांपता हुआ वजूद और फिर इर्द गिर्द आग जलाने के लिए किसी शे को देखा, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी ना था। बहुत सोचने के बाद वजदान को एक ही हल नज़र आया। वजदान ने उसकी भीगी हुई शॉल को उससे जुदा किया और उसकी जैकेट के बटन खोलने लगा। जर्श अपना कांपता हुआ सर हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वजदान ने नरमी से उसे अपने हाथ पर से हटा दिया। नहीं नूर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वजदान ने उसे अपने साथ लगाकर उसकी जैकेट भी उतारी और बहुत आहिस्ता से उसकी शर्ट की जिप खोलने लगा। जर्श उसकी बाहों में कसमसाकर मुसाहमत करने लगी। वजदान ने उसे बेड पर लिटाया और अपनी जैकेट उतार कर ख़ुद भी ब्लैंकेट में घुसा और जर्श को ख़ुद में भींच लिया। जर्श का पूरा जिस्म सर्दी की शिद्दत से लर्ज़ रहा था। वजदान जर्श के खामोश लबों ने उसका नाम अदा करना चाहा था, जो कि वजदान ने पढ़ लिया और अब उसकी बस हो चुकी थी। मुझे माफ़ करना नूर, लेकिन अब मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात की हद ख़त्म हो चुकी है। तुमसे दूर रहना, दूरी बनाना नामुमकिन है नूर ख़ान, नामुमकिन। इतना कहकर वजदान ने उसके कांपते हुए लबों को अपनी गिरफ्त में लिया और ख़ुद को सैराब करने लगा। जर्श ने अपने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश की तो वजदान ने वो हाथ थामकर तकिए के साथ लगाए और अपनी ही मनमानियाँ करने लगा। जर्श ने उसकी शिद्दतों से घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तमाम मुज़ाहमतें बेअसर साबित हुईं। वजदान उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता दुनिया के हर ख्याल, हर तकलीफ़ से बहुत दूर ले गया। सुबह जर्श की आँख खुली तो वो मजबूत सी बाहों की गिरफ्त में थी। दिमाग में कई झमाके हुए। रात का गुजरा हर एक मंज़र याद आते ही जर्श घबरा कर उठने लगी तो बाहों का वो हसार मज़ीद तंग हो गया। पहले एक मरतबा दूर जाने की गुस्ताखी कर चुकी हो, अभी भी तो इसकी भी सज़ा नहीं दी मैंने। अब दूर जाने की सोच को भी अपने इस छोटे से दिमाग से दूर रखना। वजदान की आवाज़ पर जर्श ने घबरा कर उसे देखा तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान जर्श बहुत देर तक देखती रही थी। आज पहली मर्तबा उसने इतने करीब से इस शख्स को मुस्कुराते हुए देखा था और जर्श को लगा था कि उसकी इस मुस्कान से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता था। इस मुस्कान के ज़ेर असर वो अपनी शर्म व हया भी भुला चुकी थी। ऐसे मत देखो इन होंठों को जान, इनकी गुस्ताखियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी तो मसला तो वही होगा। वजदान की मायने खेज बात पर जर्श ने जल्दी से अपनी निगाहें झुकाईं तो उसकी नज़र वजदान के सीने से होती हुई खुद पर गई। खुद को वजदान की शर्ट में देखकर जर्श पाँव के नाखून तक सुर्ख हुई थी और जल्दी से आंखों को ज़ोर से मींचकर वजदान की आगोश में छुप गई। उसकी इस हरकत पर वजदान कहा लगाकर हंसा। सच में तुम्हें मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मत देखो इन होंठों को, इनकी गुस्ताखियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी, मसला तो यही होगा। वजदान की मायने खेज बात पर जर्श ने जल्दी से अपनी निगाहें झुकाईं तो उसकी नज़र वजदान के सीने से होते हुए खुद पर गई। खुद को वजदान की शर्ट में देखकर जर्श पाँव के नाखून तक सुर्ख हुई और जल्दी से आंखों को ज़ोर से मींचकर वजदान की आगोश में छुप गई।
उसकी इस हरकत पर वजदान कहकहा लगाकर हंसा। सच में तुम्हें मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो दोनों वहाँ से निकले थे। हाईवे तक पहुँचने के लिए उन्हें 1 घंटा मज़ीद पैदल चलना पड़ा था। जर्श बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके पैर में दर्द के साथ साथ अब उस पर सर्दी के असरात भी मुरतब होने लगे थे। वजदान ने पूरा रास्ता एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था, जबकि जर्श तो बस उसकी बोलती नज़रों से छुपना चाह रही थी। वो दोनों सड़क पर पहुँचे तो उनकी नज़र सामने से आती गाड़ी पर पड़ी। सड़क चोटी से काफ़ी नीचे थी। वजदान तो ये सोच रहा था जर्श को वहाँ कैसे लेकर जाए। साथ ने उनको देखते ही गाड़ी रोककर उन्हें वहाँ आने का इशारा किया, मगर तभी वजदान ने भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनी जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। भागो! वजदान ने जर्श को कहते हुए अपनी बंदूक निकाली और मुड़कर करीब आने वाले लोगों को शूट करने लगा, मगर अब की बार वो मिकदार में ज़्यादा थे और 2 आदमियों को गोली लगते ही छुप गए थे। ये देखकर वजदान भी जल्दी से जर्श को लेकर एक दरख्त की ओट में छुप गया। नूर, प्लीज़ गाड़ी में जाओ और उन्हें तुम्हें यहाँ से ले जाने का कहो, वजदान ने सख्ती से खुद से चिपकी हुई जर्श को कहा, जो उसकी बात सुनते ही उससे मज़ीद मजबूती से चिपक कर इनकार में सर हिलाने लगी थी। वजदान की नज़र दरख्तों के पीछे छुपे इन गुंडों पर थी जो बार बार इन पर फायरिंग कर रहे थे। अचानक ही उस आदमी ने वजदान को पीछे से आकर वजदान की गर्दन को दबोचा। वजदान ने अपने हाथ पीछे ले जाकर उसकी गर्दन को दबोचा और उसे घुमाकर अपने सामने किया। इस आदमी ने वजदान को मारने की कोशिश की, लेकिन इस खेल में वो कच्चा खिलाड़ी था। वजदान ने बहुत आसानी से उसे पीछे धक्का देकर एक फ़ायर उसकी टांग पर मारा था। ऐसा करके वजदान मुड़ा तो जर्श अपनी जगह पर नहीं थी। वजदान की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो जर्श को कंधे पर डालकर वहाँ से जा रहा था। वजदान ने बंदूक उठाकर उसका निशाना बनाया, लेकिन उसकी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन तभी वजदान के पीछे से किसी ने उस आदमी को भागती टांगों में गोली चलाई और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। वजदान ने मुड़कर एक नज़र शायान को देखा, जो बहुत गुस्से से अब बाकी के आदमियों की तरफ मुड़ चुका था। वजदान भागकर जर्श के पास पहुंचा और उसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागने लगा। जर्श को लेकर वजदान काफ़ी मुश्किल से इस चोटी से उतरा और उसे गाड़ी में बिठाने लगा। साथ तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं और शायान खुद भी वहाँ पहुँच जाएंगे। वजदान ने अपनी बंदूक साथ के सामने की तो साथ ने जल्दी से उसकी बंदूक को अपने हाथ में लिया और अपनी गोलियों से भरी बंदूक वजदान को पकड़ा दी। वजदान में नहीं, साथ तुम बस नूर को यहाँ से ले जाओ। साथ चाहता था शायान के पास वो जाए, लेकिन वजदान ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वजदान मुड़कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसका दूसरा हाथ अभी भी जर्श ने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। वजदान ने जर्श की तरफ देखा जो रोते हुए इनकार में सर हिला रही थी। नूर, वजदान ने बेबसी से इतना ही कहा और बहुत बेदर्दी से अपना हाथ छुड़वाकर शायान के पास भाग गया। जर्श उसके पीछे जाने लगी तो साथ ने फ़ौरन कार को बंद करके लॉक किया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जर्श अभी भी रोते हुए वजदान को इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख रही थी। अगर इसे कुछ नहीं, अल्लाह जी प्लीज़ इन्हें कुछ ना हो, वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करना, मेरी एक दुआ कबूल कर ले, मैं फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जर्श ने ज़ारो कतार रोते हुए अपने सुहाग के लिए दुआ मांगी थी। अभी तो उसने वजदान को ये भी नहीं बताया था कि वो उससे नाराज़ नहीं है। वो तो तब भी अपनी तमाम नाराज़गी भुला गई थी, तब जब वजदान उसे सड़क पर मिला था, जब वजदान उसे यहाँ बचाने आया था। क्या भला अपनी रूह के हिस्से से भी कोई नाराज़ हो सकता है। वजदान वापस आया तो शायान आधे से ज़्यादा आदमियों को वहाँ पर ढेर कर चुका था। उसने किसी की भी जान नहीं ली थी, लेकिन किसी को भी हमला करने के काबिल नहीं छोड़ा था। बाकी की असर वजदान ने शायान के साथ शामिल होकर पूरी कर दी थी। वो 10 के 10 आदमी खून में लथपथ बेबसी से ज़मीन पर पड़े कराह रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वजदान ने संजीदगी से सवाल किया। शायान इस वक्त अपने आर्मी यूनिफॉर्म में मौजूद था। तुम्हें इस सब से क्या, तुम्हारे काम तो आया ना? शायान ने आम से लहजे में कहते हुए अपनी जेब से सैटेलाइट फ़ोन निकाला और आर्मी को इस बारे में इन्फॉर्म करने लगा। फ़ौजी जवान कुछ देर तक यहाँ पहुँच जाएंगे और इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक ले जाएंगे। वजदान ने इस बात में अपना सर हिलाया। वजदान एक कराहते हुए आदमी के पास पहुँचा। मुझे नहीं लगता ये लोग आर्मी के बारे में कुछ भी जानते होंगे। इसका कोई भी आदमी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, कभी भी अपने किसी आम आदमी के सामने नहीं आया। वो वजदान ने मुठ्ठियाँ भींचकर कहा, ये लोग जो भी जानते हैं आर्मी उनके मुंह से उगलवा लेगी। फ़िलहाल हम जर्श को लेकर यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाए इतना ही बेहतर है। वजदान भी शायान की बात पर इस बात में सर हिलाता हुआ
उसके साथ वहाँ से चल दिया। साथ जर्श को उसी होटल में लेकर आया था जहाँ वो लोग पहले से रुके हुए थे। साथ जर्श को एक कमरे में बिठाकर खुद शायान से रब्ता करने बाहर चला गया। जर्श नहीं जानती थी वो अभी तक सांस भी कैसे ले रही थी। गुज़रा हुआ एक एक मिनट उस पर क़यामत बनकर गुज़रा था। बहुत से वसवसे उसके जहन में घर कर रहे थे और जर्श रोते हुए बस यही दुआ कर रही थी कि वजदान को कुछ भी ना हो, वरना वो तो जीते जी मर जाएगी। मगर वो भी शायद कबूलियत का वक्त था। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुला और वजदान बेचैनी से चलता हुआ उसके पास आया, जबकि जर्श तो उसको देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी थी। वजदान के लबों को एक मुस्कान ने सजाया। ए रो मत, देखो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वजदान ने उसे खुद से दूर करके अपनी तरफ इशारा किया। जर्श ने भी तसल्ली के लिए उसके सीने और बाजुओं को छूकर देखा। वजदान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। डरा तो तुमने दिया था मुझे नूर खान, वो शख्स तुम्हें मेरे पास से दूर लेकर जा रहा था। वजदान ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ कसी। तभी जर्श ने अपने कपकपाते हाथ उठाकर इशारा करना शुरू किया। मैंने कोशिश की थी आपको बुलाने की, बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। जर्श फुट फुट कर रोते हुए इशारा किया तो वजदान ने आगे होकर उसे खुद में भींच लिया। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है नूर, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वजदान ने बहुत जज्बात से कहते हुए अपने बाजों का हसार मज़ीद तंग किया। जर्श को ऐसा लग रहा था कि वजदान उसे हर तकलीफ़, हर दुख से दूर ख़ुद में छुपाना चाह रहा है, और वो ऐसा ही करने में कामयाब भी हुआ था। न जाने कितनी ही देर दोनों इसी तरह खड़े रहे थे। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। शायान की आवाज़ पर जर्श हड़बड़ाकर वजदान से दूर हुई। वजदान ने भी घूर कर शायान को देखा, जो एक तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ वजदान को देख रहा था, और फिर शरारत से एक आंख दबाकर बाहर की तरफ चल दिया। चलो नूर। वजदान ने मुस्कुराकर उसकी सुर्खी माइल चेहरे को देखा और फिर उसका हाथ थाम कर शायान के पीछे चला गया। सफ़र काफ़ी लंबा था और बाय रोड आने की वजह से उन्हें घर तक पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए थे। जर्श तो सफ़र शुरू होते ही सो गई थी और नींद में कब उसने अपना सर साथ बैठे वजदान के कंधे पर रख दिया था, उसकी तो उसे ख़बर भी नहीं हुई थी। नूर उठो, हम पहुंच गए हैं। गाड़ी रुकी तो वजदान ने काफ़ी प्यार से उसके गाल को थपथपाया। जर्श ने आहिस्ता से आंखें खोलकर वजदान को देखा तो वजदान ने मुस्कुराकर उसे देखा। जर्श फिर से उस मुस्कान के सहर में मुब्तला हो गई। वजदान ने कब किसी पर इतनी अनायत की थी। देखो हम घर पहुंच गए हैं। वजदान ने उसे काफ़ी नरमी से बताया तो जर्श हाँ में सर हिलाकर जल्दी से उससे दूर हटी थी और गाड़ी से निकलकर हैरानी से अपने सामने मौजूद बड़ी सी हवेली को देखने लगी, जो शायद किसी गांव में थी और पुरानी तर्ज की बहुत ज़्यादा बड़ी और ख़ूबसूरत इमारत थी। ऐसे खोकर घर को देखते हुए वो ख़ुद भी खूबसूरती का पैकर बने वजदान की नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। वजदान ने जर्श से ध्यान हटाकर सामने देखा तो शायान और साद अपना मुंह और आंखें खोले उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? सवाल साद की तरफ से आया, जबकि वजदान उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। हमारे वजदान का क्या क्या किया तुमने? द ग्रेट वजदान खान, जिसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। और क्या कहा था तुमने? हाँ, मैं दुराब खान नहीं, वजदान खान हूँ। शायान ने भारी आवाज़ करके वजदान की नकल उतारी तो साद के कहे लगाकर हंसने लगा। तुम्हारा ख्वाब है साद रफ़ीक के कोई लड़की वजदान खान के असाब पर हावी हो जाए? वजदान ने शायान से बोला तो उसके जवाब देने से पहले उस्मान बोला, जो उनके अकब में खड़ा वजदान को घूर रहा था। मलिक बेसाख्ता तौर पर वजदान के लबों से निकला। कैसे हो खान? उस्मान ने मुस्कुराकर पूछा तो वजदान ने गहरा सांस लेकर सिर्फ इस बात में सर हिलाया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कैसे? शायान को अपने पहले मिले हुए वाक़े का याद आया। तब भी तो इन दोनों का सामना यूं ही हुआ था। नहीं जानो तो बेहतर है। जवाब उस्मान की तरफ से आया, जो अभी भी वजदान को शक की निगाहों से देख रहा था। उस्मान को आज भी डर था खान उसकी जवानी में किए गए कामों का राज ना खोल दे। जब शायान ने उस्मान को वजदान और जर्श के बारे में बताया तो वजदान की तस्वीर देखकर उस्मान बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा और परेशान हुआ था। ऐसा नहीं था कि खान उसकी नज़र में एक बुरा आदमी था, लेकिन उस्मान की नज़र में वो ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। हर वो आदमी ख़तरनाक ही तो हो जाता है जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी ना हो।
दूसरा, उस्मान उस पर भरोसा भी नहीं करता था। जब उस्मान ने इस गैंग को छोड़ा तो उस गैंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत खान की थी, लेकिन वजदान ने बुरे लोगों को जहन्नुम वासिल करने वाले इस गैंग को छोड़कर आर्मी को चुना था। इसलिए उस्मान वजदान के ख़िलाफ़ हो गया था। खैर, तुम्हें कुछ और भी दिखाना है, शायान ने गहरा सांस लेकर वजदान से कहा। क्या? वजदान के सवाल पर शायान ने एक कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ पर जश व्हील चेयर पर बैठे सलमान साहब के साथ लिपट कर रो रही थी, जबकि पीछे खड़ी हमना आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। तुमने इन्हें ढूंढ लिया? वजदान के लहजे में हैरत थी। तुम्हें मेरी काबिलियत पे कोई शक था? शायान ने एक अबरू उचकाकर उसे देखा। खैर, इस सब में उस्मान ने मेरी हद से ज़्यादा मदद की थी, इसकी बदौलत ही मैं उन्हें ढूंढने में कामयाब हुआ। शायान की बात पर वजदान ने उस्मान को देखा। तुम लोगों को लगता है कि हम सियासतदान कुछ नहीं जानते, लेकिन यकीन करो, बाज़ मामलात में हमारी पहुंच तुम लोगों से भी ज़्यादा होती है। वजदान उस्मान का तंज समझ चुका था। जब उसने उस्मान को आर्मी में जाने के बारे में बताया था तो उस्मान ने इस चीज़ की मुज़ाहमत की थी, मगर वजदान ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। शुक्रिया, वजदान के मुँह से बेसाख्ता तौर पर निकला तो शायान उसे घूरने लगा। यार, अब इतना भी हैरान मत करो मुझे। इस 2 इंच की लड़की ने तो तुम्हें पूरा का पूरा बदल कर रख दिया है, शायान ने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से चला गया। वजदान उस्मान की तरफ मुड़ा जो अभी भी उसे घूर रहा था। तुम मेरा राज मत खोलना, मेरी ज़बान तुम्हारे मामले में बंद रहेगी, उस्मान ने दांत पीस कर कहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मलिक, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, वजदान ने एक निगाह सर्च पर डालकर कहा था। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारे एहसान का बदला चुकाया है खान। कभी तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी को बचाने में मदद की थी। उस्मान की बात पर वजदान ने इस बात में सर हिलाया और वजदान के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। कभी सोचा नहीं था खान के हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाएगा। मैं नहीं जानता था कि मुझे इस बात की खुशी है या गम। बस इतना चाहूँगा तुम्हारी वजह से मेरी हंसी बसती ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आई, वरना अच्छा नहीं होगा। वजदान उस्मान के लहजे में छुपी धमकी को सुन सकता था, लेकिन फिर भी खामोशी से इस बात में सर हिला गया। वजदान जानता था वो अपनी बीवी के मामले में फ़िक्रमंद था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वजदान जश के मामले में था। साथ ने घर में दाखिल होते ही बेचैन नज़रों से इशाल को तलाश किया था, जो जाना के पास खड़ी मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी और साथ पर नज़र उसकी उठी थी। क्या दिल पर किसी का ज़ोर चला है भला? यार, ख़ुद भी नहीं वो जानता था कैसे और कब ये दिल में उतर गई थी। साद अपनी नज़रें मुसलसल इशाल पर टिका कर कह रहा था, मुझसे पूछो तो मैं भी हैरान हूँ कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो कैसे गई। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी जैसी धीमे मिजाज की लड़की से मोहब्बत होगी और देखो तुम्हें पसंद भी आई तो ये पटाखा। शायान की बात पर साद हंसने लगा। सच बताऊं तो इस सवाल का जवाब तो मैं ख़ुद भी नहीं जानता, साद ने मुस्कुराकर कहा। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें और वजदान को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। शायान की बात पर साद इशाल से अपना ध्यान हटाकर उसके पीछे चल दिया। शायान ने वजदान को भी साथ लिया और उन्हें बताया कि उस्मान ने वजदान और साद को एक ख़ास कमरा दिया था जहां वो अपना काम कर सकें और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करे। शायान ने उन्हें ये भी बताया कि वो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा महफूज हैं। उस्मान ने गारंटी दी है कि आरबी उन्हें कभी भी यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगा। शायान वजदान और साद को अपने साथ इस कमरे में ले आया था।